हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सभी को गुड इवनिंग भाई। एक बार सारे के सारे जुड़ जाओ और सेशन को कर दो शेयर। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, डेली का एक सेशन हम लोग लगाया करेंगे जिसके अंदर एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। और अभी जैसा कि आपको पता है सीएचएसएल के पेपर हैं वो शुरू होने वाले हैं कुछ एक टाइम के बाद, यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर लगभग सब बच्चों के एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो सीएचएसएल के लिए जो बच्चे फोकस कर रहे हैं वो रेगुलर मेरी क्लास को देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे उसी पैटर्न के ऊपर हैं जिस पैटर्न पे आपसे एग्जाम पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दें, एक बार बता दें फटाफट से, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेशन को शेयर जरूर करके आओ। कल सेशन होने वाला था ये, लेकिन कल जो है वो किसी वजह से मिस हो गया था। फटाफट से शेयर कर दो एक बार, उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं। और एक वीडियो आज मैंने डाली थी एसएससी सीएचएसएल के लिए, एक वो अभी प्राइवेट कर रखी है मैंने, पब्लिक कर दूंगा जल्दी। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के लिए एक रेगुलर 20 दिनों की मैं क्लास लेने वाला हूं। उस 20 दिनों के अंदर मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, सारे के सारे टॉपिक वाइज रहेंगे। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा विद प्रैक्टिस सीट, आपको रेगुलर ठीक इस मॉक टेस्ट की तरह आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों एक बार फटाफट से सबको राम राम भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, और आपसे वैल्यू पूछी है सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे, क्या होगा। देखिए ध्यान से, मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई आप मेरे को a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 बताओ, तो आप कहोगे कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट सा फॉर्मूला बनता है। अब एक चीज और है, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आपको फर्दर सोल्व करना होगा तो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको एज इट इज पड़ा रहने दो। ठीक है, अलजेब्रा में अगर लेकर जाना है इसको तो यहां से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ही जरूरत है, ज़्यादा ज़रूरत अपने को नहीं है, यहीं से सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपसे वैल्यू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, जो दे रखी है 4/5। ठीक है, और एक सरल समीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और दोनों का मल्टीप्लाई है, वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी, तो 4/5 ही रहने वाली है, यानी कि इस वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अगर आपको फर्दर एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वाति की आय और खर्चे का अनुपात 12:7 है। यदि उसकी आय में 8.33% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो व्यय पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। अब सबसे पहले आपसे पूछा है स्वाति की आय और खर्चा। ठीक है, स्वाति की जो आय है वो कितनी अनुपात में है, 12, और खर्चा जो है वो कितना है, 7। तो आप ये कह सकते हो कि उसकी बचत जो है वो 5 रही होगी। ठीक है, यदि उसकी आय में 8.33% की वृद्धि हो जाती है, और 8.33% का मतलब क्या है, 8.33% को यानी कि 8 सही 1/3, 8 3 24 और 1 25/3,
ठीक है, तो कहने का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 1/12, यानी कि 12 से कोई आय कितनी हो रही है 13, और यहाँ पे 12 ही दे रहा है तो 12 से कोई आय 13 हो रही है। और क्या कह रहे हैं कि बचत के अंदर 40% की वृद्धि हो रही है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 5/2, 5 पे 2 की वृद्धि यानी कि 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब आपको एक चीज पता लग गया होगा कि 13 अगर आय है, बचत अगर 7 है, तो खर्चा कितना होगा 6। आपसे पूछा है कि खर्च पर कितना फर्क पड़ेगा, तो खर्च पहले 7 हुआ करता था, अब खर्च 6 है, यानी कि 1 कम हुआ है। किसके पीछे कम हुआ है 7 के पीछे, तो 1/7 की डायरेक्ट जो परसेंटेज वैल्यू आप कह सकते हो कि 14.28 रही होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिल्ली से भोपाल के लिए हर 40 मिनट के बाद बसें चलती हैं। आखिरी बार भोपाल के लिए 15 मिनट पहले बस चली थी और अभी समय जो है वो 11:25 है। भोपाल के लिए अगली बस कब चलेगी, आपसे ये पूछा है। देखो सीधी सी बात है, 40 मिनट का अंतराल रहता है और 15 मिनट पहले अगर बस चली है तो इसका मतलब है अगली बस जो है वो 25 मिनट के बाद चलेगी। ठीक है, तो आपको 11:25 दे रखा है ऑलरेडी, तो 25 मिनट के बाद कहने का मतलब है कि 11:50 के ऊपर जब पूर्वाहन है तो पूर्वाहन में ही चलेगी। ठीक है, मिनटों का खेल है, घंटों का नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ये कह रहा है कि इसका x+3 एक फैक्टर है, तो आपको वैल्यू पूछी है 3a - b की वैल्यू क्या रहेगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया और इजी क्वेश्चन है। जब कभी भी कोई नंबर फैक्टर है, जैसे कि x+3 अगर किसी का फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि आप x की जगह अगर -3 वैल्यू रख दोगे तो रहेगा 0 के बराबर रहेगा। आ रही है कहानी समझ में, एक बार फटाफट से बताइएगा। सब कुछ क्लियर चल रहा है क्या? भाई चलिए अब देखिए ध्यान से, सीधी सी बात है कि x के बराबर -3 वैल्यू रखो। अब इस यहां पे देखिए आपको वैल्यू दे रखी है 3x² + ax + b = 0 कब होगा, जब आप -3 इसमें वैल्यू रखेंगे। तो -3 यहां रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 तिया कितना हुआ 27 प्लस a × x की वैल्यू -3 है तो ये हो गया -3a प्लस में b लगा दो बराबर 0। 27 को इधर ले जाओ या इनको इधर ले जाओ, तो 3a है वो प्लस का हो जाएगा, b है वो माइनस का हो जाएगा, = कितना रहेगा 27। और यहां से आपसे यही पूछा था कि 3a - b क्या रहने वाला है, तो उत्तर क्या आएगा 27 रहने वाला है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फटाफट से करिएगा। ठीक है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है 75% पुस्तकों को यदि आप 8% लाभ पर और शेष को 4% लाभ पर बेचोगे और उसके बाद में सभी जितने भी पुस्तक हैं उनका जो क्रय मूल्य आपको दे रखा है 10,000 रुपये, और आपसे पूछा है कि लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो इसके कहने का मतलब है कि जो 75% है, ठीक है, और उसके बाद में एक वस्तु 25% है, तो 75% को 8 पर लाभ 8% लाभ देख लो, ठीक है, और 25 पे 4 का लाभ देख लो, और दोनों को क्या करोगे आप ऐड कर दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा 25
ये 75, 25 चौके 100 और यहाँ पे 4 दूने 8 तो 3 दूने 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 25 चौके 100 यानी कि 1, 6 और 1 कितना हुआ 7, यानी कि 100 पर अगर 7 है तो 10,000 पे कितना होगा 700 होगा। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है और सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हो। उत्तर कितना रहा 700। अब नेक्स्ट देखिएगा, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 18 महीने में 12,000 रुपए जो 15,000 हो जाते हैं। आप अगर किसी बंदे को 12,000 रुपए दोगे और वो किसी को अगर आप 18 महीने के लिए दो तो वो कितने हो जाते हैं 15,000 हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 3,000 रुपए का ब्याज मिलने वाला है 18 महीने में कह लो या 1.5 वर्ष में कह लो। तो कहने का मतलब 1 साल के अंदर ब्याज कितना रहा होगा 2,000, किसके ऊपर 12,000 के ऊपर। ठीक है, यदि समान साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए आप लो, ठीक है, और 30 महीने के लिए आप दो, 30 मंथ के लिए, ठीक है, बताओ तो मिश्र धन क्या होगा। सबसे पहले आप ब्याज निकालो, मिश्र धन भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब है कि 2/12,000 पे 2,000 मिलते हैं भाई। ठीक है, कितने महीने के 18 महीने के या 1.5 साल के, तो साल के 2,000 बनते हैं 12,000 पे। तो कहने का मतलब है 2/12 यानी कि 1/6। तो कहने का मतलब रेट कितनी आई 1/6 कह लो या 16 सही 2/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब 30 मंथ की बात है तो 30 मंथ का मतलब क्या है, 30 मंथ का मतलब है यहाँ पे 2.5 साल, यानी कि आपको 5/2 साल के लिए चाहिए। 5/2 साल के लिए चाहिए 1/6 गुणा 5/2। तो कहने का मतलब क्या है 5/12 के हिसाब से ओवरऑल रेट रही होगी। हम यहाँ पे ओवरऑल रेट निकालेंगे, यानी कि 12 वाली चीज 17 हो जाएगी। 12 यूनिट अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो 5 यूनिट उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 17 हो जाएगा। जब 12, अब सीधी सी बात है 5/12 निकाल लो या 17/12 कर लो 5,000 का। सीधा आंसर है 17/12 उत्तर आएगा। देख लेना और फटाफट मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्यूशन करो, आंसर आपके सामने होगा। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब की प्रत्येक भुजा को, अगर ये प्रत्येक भुजा 1-1 है और इस प्रत्येक भुजा को आप 3 गुणा कर दो, यानी कि 3 कर दो, ऊंचाई भी लंबाई भी और चौड़ाई भी कर दी, तो आपसे पूछा है कि इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। आपको पता है कि इसका आयतन भी a³ होता है घन का, ये भी a³ होता है। दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो 1³ 1 आएगा, 3×3 9×3 27 आएगा। अगर पहली छोटे वाली का जो एरिया जो 1 है तो दूसरे वाली का जो एरिया कितना होगा वो 27 होगा। आपसे ये नहीं पूछा कि एरिया कितने गुना हो जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि उसका एरिया आयतन कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा है। ये नहीं पूछा कि आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन कितना बढ़ जाएगा 26 गुना बढ़ जाएगा। 1 पे 26 गुना बढ़ रहा है तो इसका मतलब 2600% बढ़ रहा है। ठीक है, हो रहा है 2700%, बढ़ रहा है 2600%। ठीक है, 2700 नहीं आएगा भाई, 2700 होने के लिए बोला है तो 2700 होता, अदरवाइज 2600। एक और क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 80% अधिक है, तो आप लागत मूल्य यानी कि जो सीपी है
वो मान लीजिए कि 100 रहा होगा और 80% अधिक है तो MRP 180 रहा होगा। और उसमें क्या कह रहा है कि 26% उसको लाभ भी अर्जित होगा, यानी कि वो SP सेलिंग प्राइस 126 में वो चीज बेचेगा। अब आपसे पूछा है कि डिस्काउंट कितना रहेगा, तो आपको पता है 180 का 30% डिस्काउंट ही या 18×7 126 होता है। तो आप 30% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 180 का 30% कितना होता है, 18×3 54, यानी कि 54 यूनिट का डिस्काउंट अगर आपने दे दिया, ठीक है, 54 यूनिट का अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब वो 126 में चीज बच गई। तो आपसे सिर्फ यही पूछा है कि डिस्काउंट आपने कितना प्रतिशत दिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दूध वाले ने 15 लीटर दूध खरीदा और उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया। पहले काम किया उसने 15 लीटर दूध खरीदने का, फिर उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया, टोटल मिश्रण हो गया 18 लीटर का। फिर क्या किया है, यदि मिश्रण की कीमत 22 रुपये पर लीटर है तो कहने का मतलब है इससे 22 से गुणा करोगे तो ये क्या आई आपकी, ये कुल कीमत आ गई। उस मिश्रण को वो बेचेगा तो इतने रुपए उसको मिलेंगे। तो दूध की प्रति लीटर कीमत ज्ञात करो। अब सीधी सी बात है भैया, दूध तो 15 लीटर के हिसाब से ही खरीदा होगा उसने, ठीक है ना। तो 18 गुणा 22/15, ये टोटल इतने पैसे लेगा वो, और 15 लीटर के हिसाब से वो पैसा लेगा। तो प्रति लीटर कीमत आपसे पूछी है तो वो यहाँ से निकल जाएगी 6×3 18 और 5×3 15, 22×6 132, और उसको 5 से करोगे तो कितना होगा भैया, 5×2 10, 5×6 20.4, यानी कि 26.4। डायरेक्ट ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। बताइए भाई, यहां पे कोई डाउट है किसी को? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दीजिएगा। बताइए भाई। मोहन को प्रत्येक सही प्रश्न उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक घटा दिए जाते हैं। वह कुल 30 प्रश्न हल करके 40 अंक प्राप्त करता है। तदनुसार उनके सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बाय ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक सही के लिए उसको कितना अंक मिला होगा, 3 अंक मिला होगा, ठीक है। और 2 अंक हर एक गलत के लिए 2 अंक उसके काट लिए गए होंगे, ठीक है। और टोटल 30 प्रश्न उसने हल किए होंगे, 30 क्वेश्चन उसने टोटल सोल्व किए होंगे, और टोटल अंक मार्क्स कितने हैं उसके, 40 मार्क्स बने हैं। चलिए सबसे पहले 20 पे देख लो एक बार। अगर उसने 20 क्वेश्चन हल किए होंगे, यानी कि आपसे पूछा है कि सही किए गए, सही अगर 20 है तो सीधी सी बात है 20 गुणा 3 60, माइनस बचे कितने 10 गुणा 2, 60 में से 20 गए 40 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपको और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी का पैर इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। ये इमारत है, ये इमारत का आधार है, यहाँ से 7 मीटर दूर है, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 25 मीटर है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा ध्यान से, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करते हो तो हाइट कितनी आती है 24। सबसे पहला काम आपका रहता है कि तीनों साइड आप लोग फाइंड करें। उसके बाद में ये कह रहा है कि यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है, यानी कि ये यहाँ से ये 4 मीटर फिसल जाता है,
तो कहने का मतलब यहाँ पर ये 4 रहेगा। अगर ये 4 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा फिर 20, कि अगर ये 4 रहेगा तो ये हो जाएगा 20। अब ये 20 है, सीडी थोड़ी सी फिसल के यहाँ से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और हालांकि यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सीढ़ी 25 की 25 है। अब एक और ट्रायंगल आपको मिली है, यहाँ पे गौर करके थोड़ा सा देखिएगा, ये हाइट आपको 20 मिल रही है, ये 25 मिल रही है। 90 डिग्री का एंगल वही है जैसे यहाँ पे आपने ट्रिपलेट का यूज किया था, ठीक उसी तरीके से वहां पे भी आप ट्रिपलेट्स का यूज कीजिए। 25, 20 और कितना 15, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका 7, 24 और 25 ट्रिपलेट लग रहा है, 7, 24 और 25। लेकिन यहाँ पे वो 3, 4, 5 वाला मेथड आप लगा सकते हो, या 15, 20, 25 वाला ट्रिपलेट आप लगा सकते हो, बात एक ही है, रेशियो है, ठीक है। तो ये 15 है, तो कहने का मतलब ये 7 है, तो ये क्या रहा होगा 8। यही पूछा है कि सीडी यहां से लेकर के यहां तक कितनी सरकेगी, तो ऑप्शन के अंदर डी आपको दिख रहा है, आंसर क्या आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है आपसे आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी होती है, ये जो बार बार रिकरिंग होती रहती है उसको हम बोलते हैं आवर्ती। बार बार आना, किसी भी नंबर का रिपीट होना, एक डेसिमल नंबर के पार्ट है, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि कौन सी संख्या हो सकती है। तो सभी इस तरीके के नंबर को चेक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हर चेक करना है, यानी कि डिनोमिनेटर चेक करना है। ऐसा डिनोमिनेटर जिससे कोई संख्या भाग ना जाए, यानी कि ऐसा डिनोमिनेटर जो रेयर चांस हो कि कोई संख्या को भाग करेगा। देखिए ध्यान से, 8 में के अंदर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 है, तो कोई भी नंबर हो वो 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं तो वो रुकेगा ही रुकेगा, तो इसलिए ये नहीं है। 5 किसी भी संख्या को अगर भाग करेगा तो 5 आराम से किसी भी संख्या को कोई ना कोई पॉइंट तक रोक देगा, आराम से रोक देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 125 की, तो ये भी 5 गुणा 5 गुणा 5 है, तो कहने का मतलब 5 भी रोक देगा तो 125 भी रोक देगा, कहीं ना कहीं तो इस पॉइंट को वो जरूर रोक देगा, एक डेसिमल नंबर आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 7/12 है, तो 12 किस में है, 2 दूनी 4, ये 12। यहाँ पे एक समस्या है, 2 आराम से कट सकता है, भाग कर सकता है, 2 आराम से कट सकता है, लेकिन समस्या 3 की है। समस्या 3 की है। अगर आप 7/3 करना चाहते हैं तो 3 दूने 6, पॉइंट बचा 10, 3 तिये 3 तिये 9, ऐसे करते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट जो है वो रिकरिंग होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऑप्शन जो है वो आपका डी करेक्ट बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, 7/12। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखिएगा, 36p² प्लस 49q² इंटू 6p प्लस 7q 6p माइनस 7q, ये कुछ इस तरीके से है। अभी एक क्वेश्चन आपको करवाया था a⁴ माइनस b⁴। इसके लिए मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया था कि a² माइनस b² बताया था, और a² प्लस b², ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसको आप खोल सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और यहाँ पे ये एज इट इज लगा सकते हो a² प्लस b², जो कि इक्वल है a⁴ माइनस b⁴ के। मैंने आपको बताया था अलजेब्रा में कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आपको मिलेगा, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर जाना है, यानी कि ये a प्लस बी a माइनस बी आपका ये कहाँ तक बनाएगा, ये a² माइनस b², यानी कि 6p का 6p 36p² माइनस 7 7 49q², ठीक है।
अब कहने का मतलब है आपको डायरेक्ट यहाँ पे 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर ए प्लस बी, और यहाँ पे भी एक 36 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी की पावर 4, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, 49 की जो पावर 2 है वो कितनी होती है 2401, और ये क्यू की पावर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा माइनस में कौन सा ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखते ही मात्र इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते थे, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 448, 525, 720 को विभाजित करने पर शेषफल 11, 12 और 17 रहेगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने पड़ जाएं 448, 525 और 720, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, जो शेषफल बच रहा है पहले तो उस शेषफल को घटाओ, पहले तो उस शेषफल को घटाओ। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 437, यहाँ से घटाओगे तो 3, 1, 513, यहाँ से घटाओगे तो 703। अब हमारे पास क्या आई, ऐसे नंबर आ गए जिनसे वो संख्या जरूर भाग जाएगी, यानी कि वो ये जो नंबर है उससे जरूर भाग जाएंगे, कैंसल आउट हो गए रिमाइंडर। अब यहाँ पे इनका निकालना है आपको HCF। HCF निकालने का बेसिक तरीका बताता हूँ आपको, इन दोनों का अंतर कर लीजिएगा। 13 में से 7 गए 6, 50 में से 43 गए 76। अब यहाँ पे देखिएगा 703 है इधर और ये 13 है, तो 13 और 3 ध्यान से देखिए, 3 से 3 0, 71 में से 51 गए 19, 190। ठीक है ना, इनका अंतर ये आया। अब यहाँ पे 76 और 190 का आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 19 गुणा 4 हो सकता है, ठीक है, और ये 19 गुणा 10 हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा मिल रहा है जो कि कॉमन हो, कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 19 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के फैक्टर करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा है उसमें 70% छात्र लड़कियां हैं। अगर कक्षा में टोटल 100 स्टूडेंट हैं, उसमें लड़कियां कितनी हैं 70%। ठीक है, तो कह लो कि वो 70 यूनिट हो सकती हैं, बाकी 30 यूनिट क्या होंगे बॉयज हो सकते हैं। क्या बोल रहा है, और 70% लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल में चुना है। 70 का 70% कितना होता है 49 यूनिट, 7 7 49। और आपसे पूछा है कि यदि 98 लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के अंदर चुना है, यानी कि ये 98 है, 49 यूनिट के बराबर 98 है, तो 1 यूनिट के बराबर 2 हो गए। आपसे विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी थी, तो 100 गुणा 2 कितने हो गए, टोटल 200 विद्यार्थी हो गए। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको 200 ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और फिर भी वह 10 मिनट लेट हो जाता है, तो उसका कॉलेज उससे घर से कितनी दूर पे है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे क्या है, दूरी आपको पता है बराबर है, दूरी आपको पता है बराबर है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टी टाइम। क्या होता है स्पीड मल्टी टाइम। और यानी कि यहाँ पे इस स्पीड मल्टी टाइम को डायरेक्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले ये स्पीड दे रखा है और ये टाइम दे रखा है जो देरी से पहुंच रहा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, एक सॉरी वो बना के दूंगा आपको। देखो ध्यान से, डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर है, तो सबसे पहले स्पीड कितनी दे रखी है कि अगर वो 40 की स्पीड से चले
तो जो टाइम लगता है वो तो लगे ही लगे, ठीक है। उससे ज़्यादा उसको 25 मिनट और लग रहा है, और 25 मिनट को मैं क्या बना दूं यहाँ पे, घंटा बना दूं, 25/60 घंटे हो गए। क्लियर है? राम राम भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसके बराबर आपको क्या बोल रहा है, अगले दिन वह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। जो गति 40 थी अब वो स्पीड 50 कर देता है, और फिर भी वह 10 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि जो उसको टाइम लगना चाहिए उससे भी वो 10 मिनट और लेट हो जाता है। तो 10/60। यहां से आप सबसे पहले तो t की वैल्यू फाइंड करेंगे, और t की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इन दोनों में से, यानी कि इसमें आप वैल्यू पुट करिएगा, t की वैल्यू आप पुट करोगे, आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। और मुझे फटाफट से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर की डिस्टेंस क्या रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 29 लड़के हैं और 21 गर्ल्स हैं। गणित में लड़कों का स्कोर, औसत स्कोर 89 है। किसका? लड़कों का गणित में 89 है, जबकि गणित में लड़कियों का औसत स्कोर 91 है। पूरी कक्षा का औसत पूछा है, सीधी सी बात है भैया, ये टोटल नंबर, इन दोनों नंबर को जोड़ दो और टोटल स्टूडेंट है उससे भाग कर दो। कहने का मतलब 29 गुणा 89 प्लस 21 गुणा 91। इनको सोल्व कीजिए अलग से, इनको सोल्व कीजिए और डिवाइड बाय 21 प्लस 29 यानी कि 50 से डिवाइड करिएगा, आपका एवरेज यहाँ पे निकल जाएगा। और मुझे कमेंट के अंदर आंसर आप फटाफट से दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, और इस क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो आपको मैथ्स बाय संदीप चौधरी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक जरूर किया करो भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।